दोस्तों, एक लड़का हावड़ा रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा होता, तभी सामने एक महिला उसे दिखाई देती है और उस महिला को देखकर बस वो देखता ही रह जाता है। देखने में वो बेहद ही खूबसूरत होती है। दोस्तों, तभी वहाँ पर ट्रेन आ जाती है। वो महिला स्लीपर डिब्बे के अंदर चढ़ जाती है। यहाँ पर जो लड़का होता है उसकी टिकट एसी डिब्बे में होती है। वो एसी डिब्बे में ना जाकर उस महिला के पीछे पीछे उसी स्लीपर डिब्बे में चढ़ जाता है। दोस्तों, महिला अपनी सीट पर बैठ जाती है और वो सामने खड़ा हो जाता है। दोस्तों, जब ये दोनों एक दूसरे को आपस में देखते हैं तो बस देखते ही रह जाते हैं। दोस्तों, ये औरत कोई और नहीं होती, इसकी खुद की पत्नी होती है, जिससे 8 साल पहले इसका तलाक हो चुका होता है। दोस्तों, उसके बाद इनका जो सफ़र है वो कैसा कटता है और उसके बाद इनके जीवन में जो होता है, अगर आप भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। दोस्तों, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूँ, ये हावड़ा स्टेशन से दिल्ली रेलवे स्टेशन तक की एक हकीकत की कहानी है। दोस्तों, प्रदीप नाम का एक लड़का होता है जिसकी 10 साल पहले शादी हो जाती है और शादी होने के बाद वो अपनी पत्नी के साथ बड़े आराम से रहने लगता है। पत्नी का नाम पूजा होता है। दोस्तों, धीरे धीरे करके उनका जीवन चलने लगता है। मात्र 2 साल के अंदर ही उनके जीवन में कुछ ऐसा बदलाव आता है, दोनों एक दूसरे से अलग होने का निर्णय ले लेते हैं और शादी के 2 साल बाद ही ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। दोस्तों, आज हावड़ा रेलवे स्टेशन पर जब पति प्रदीप अपनी तलाकशुदा पत्नी पूजा को देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। इसकी खुद की टिकट एसी के डिब्बे में होती है। ये एसी के डिब्बे में ना जाकर उसी डिब्बे में पहुंच जाता है जहां पर इसकी तलाकशुदा पत्नी होती है। वो 20 डिब्बे में जाकर बैठ जाती है और बैठने के बाद बहुत सवारी वहाँ पर आती हैं। वो सवारी बस यही कहती हैं कि मैडम साइड में हो जाइए, हमें भी बैठा लीजिए। तो यहाँ पर वो मैडम कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं किसी को यहाँ पर नहीं बैठने दूँगी। दोस्तों, प्रदीप यहाँ पर खड़ा होकर देखता रहता है। वो बस यही इंतज़ार कर रहा था कि कहीं इसका पति नहीं आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि इसके साथ कोई और भी हो, वो यहाँ पर आ जाए और फिर मेरे को यहाँ से उठना पड़े। दोस्तों, वो यहाँ पर खड़ा होकर इंतज़ार करता है और 1-2 स्टेशन ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी उसके साथ बैठने वाला नहीं होता, क्योंकि वो किसी को अपने पास बैठने ही नहीं देती। दोस्तों, ज़्यादातर वो खिड़की के बाहर ही देख रही होती है। दोस्तों, यहाँ पर प्रदीप अपने बैग को उसके सीट पर जाकर रखता है। तो सीट पर रखने के बाद वो कहने लगती है कि हटाओ हटाओ, ये मेरी सीट है, इस पर आप कैसे बैग रख सकते हो। दोस्तों, जब प्रदीप नज़र उठाकर उसकी तरफ देखता है और इधर पूजा नज़र उठाकर उसकी तरफ देखती है तो दोनों एक दूसरे को बस देखते ही रह जाते हैं। दोस्तों, इन दोनों को पता चल जाता है कि ये तो तुम्हारा तलाकशुदा पति है और ये तुम्हारी तलाकशुदा पत्नी है। दोस्तों, यहाँ पर पत्नी उससे कहती है कि ठीक है, बैठ जाओ। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर जो प्रदीप होता है उसी सीट पर समट कर एक कोने में बैठ जाता है। जो यहाँ पर पूजा होती है वो भी एक कोने में बैठ जाती है। दोस्तों, ये पूजा की तरफ एकटक निहारता रहता है। पूजा ज़्यादातर फिर भी बाहर की तरफ देख रही होती है। यहाँ पर जो प्रदीप होता है वो पूजा से कहने लगता है कि शायद आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आप दिल्ली दिखाने के लिए जा रही हो। तो यहाँ पर पूजा कहती है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी तबीयत तो ठीक है, बस मैं वहाँ पर अपनी सहेली से मिलने के लिए जा रही हूँ। दोस्तों, यहाँ पर प्रदीप से भी वो बातचीत करने लगती है और कहने लगती है कि तुम्हारा जीवन कैसा चल रहा है, क्या हाल चाल है, मम्मी पापा का कैसा हाल है और जो छोटी गुड़िया थी हमारी उसका कैसा हाल है। तो यहाँ पर प्रदीप कहने लगता है कि उसकी 2 साल पहले शादी कर दी है और मम्मी पापा का हाल भी ठीक है। दोस्तों, धीरे धीरे करके शाम हो जाती है, खाने का समय आ जाता है और यहाँ पर जो पूजा होती है उससे कहने लगती है कि तुम्हारे पास कुछ खाना होगा, कुछ खाना खा लीजिए। तो यहाँ पर प्रदीप कहने लगता है कि मैं तो कुछ खाना लेकर आया नहीं, जैसे ही कोई आएगा मैं साथ में लेकर खा लूँगा। दोस्तों, यहाँ पर पूजा उसकी तरफ देखती रहती है और जो खिड़की होती है उसमें से ठंडी ठंडी हवा आने लगती है। पूजा अपना कंबल निकालती है और उस कंबल को अपने पैरों पर डाल लेती है। दोस्तों, यहाँ पर प्रदीप से भी कहती है कि आपको ठंड लग जाएगी, ये कंबल आप भी अपने पैरों पर डाल लो। दोस्तों, उसके बाद प्रदीप भी कंबल पैरों पर डाल लेता है। आधे घंटे का समय इसी तरह से बीत जाता है। वहाँ पर खाना देने वाला कोई भी नहीं पहुँचता और यहाँ पर जो पूजा होती है वो कहने लगती है कि तुम्हारा तो कुछ और का समय हो
हो गया, तुम तो अब खाना क्यों खाओगे, तुम तो पियोगे और तुम तो अब यहाँ पर पीकर ही बैठोगे। तो यहाँ पर प्रदीप कहने लगता है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने पीना छोड़ दिया है। तो यहाँ पर पूजा कहने लगती है कि क्यों मजाक कर रहे हो, जिसकी वजह से हमारा तलाक हुआ, क्या तुम ऐसी चीज़ को छोड़ सकते हो? अगर तुम छोड़ सकते तो पहले ही छोड़ देते, हमारा तलाक ही क्यों होता। दोस्तों, दरअसल में इन दोनों का तलाक भी इसी वजह से हुआ था। जो प्रदीप होता है वो बहुत ही ज़्यादा शराब पिया करता है और शराब पीकर अपनी पत्नी के साथ मार पिटाई किया करता, उसकी एक भी बात नहीं मानता, ना ही कुछ कमाता धमाता, बस यहाँ पर वो शराब पीकर ही पूरे दिन परेशान किया करता। दोस्तों, इस वजह से ही उनका तलाक हुआ था। दोस्तों, यहाँ पर जब पूजा ये बात सुनती है कि तुमने शराब पीना छोड़ दिया, तो पूजा कहती है कि अगर ये हकीकत में है तो बहुत अच्छा हुआ है, पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने शराब छोड़ दी है। तो यहाँ पर जो प्रदीप होता है कहने लगता है कि मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ, मैंने शराब पीना छोड़ दिया है। तो यहाँ पर पूजा कहती है कि मेरी कसम क्यों खाओगे, मैं तुम्हारी लगती कौन हूँ, मेरी कसम तो तुम ऐसे ही खा जाओगे। फिर वो कहता है कि मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ, मैंने 4 साल पहले ही शराब पीना छोड़ दिया है और अब मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, मेरे माता पिता भी दिल्ली में रहते हैं, वहाँ पर मैंने एक कारखाना लगा लिया है, उस कारखाने को चलाता हूँ और मैं अब शराब को हाथ भी नहीं लगाता। 4 साल मुझे शराब को छोड़े हो चुके हैं। दोस्तों, यहाँ पर पूजा उससे पूछने लगती है कि क्या तुमने फिर शादी कर ली? तो यहाँ पर वो कहने लगता है कि नहीं नहीं, मैंने अभी तक शादी नहीं की है। फिर प्रदीप पूजा से बातचीत करने लगता है कि क्या तुमने शादी कर ली है? तो पूजा कहती है कि हाँ, मैं शादी के लिए ही दिल्ली जा रही हूँ। मेरी एक सहेली है जिसका नाम सरिता है, वो दिल्ली में रहती है और उसने ही मुझे अपने पास बुलाया है कि यहाँ पर एक बहुत अच्छा लड़का है और उसके साथ मैं तुम्हारी शादी करा दूँगी। दोस्तों, यहाँ पर इस तरह की इनकी बातचीत हो रही होती है तो प्रदीप यहाँ पर मायूस हो जाता है। वो सोचने लगता है कि अगर ये पत्नी मुझे दोबारा मिल जाती तो मेरे लिए बहुत बेहतर होता, लेकिन वो अपने मन के भाव मन में ही रखता है। दोस्तों, यहाँ पर पूजा भी उसकी तरफ देखती है कि ये तो बहुत उदास हो गया शादी की बात सुनकर। फिर रात होने लगती है, सभी लोग अपनी सीटों पर सोने लगते हैं। तो यहाँ पर जो प्रदीप होता है दूसरी तरफ मुंह करके लेट जाता है, पूजा दूसरी तरफ मुंह करके लेट जाती है। दोस्तों, एक ही कंबल में दोनों के दोनों लेट जाते हैं। अब यहाँ पर सर्दी और बढ़ने लगती है तो जो पूजा होती है एक मफलर निकालती है और उसके कानों पर वो मफलर बांध देती है। दोस्तों, और उससे कहती है कि तुम अब आराम से सो जाओ, तुम्हें सर्दी नहीं लगेगी। दोस्तों, उसके बाद जो प्रदीप होता है वो इधर की तरफ करवट ले लेता है, पूजा दूसरी तरफ मुंह कर लेती है, लेकिन दोनों को नींद कहाँ आ रही होती है। दोस्तों, दोनों सोचने लगते हैं। यहाँ पर जो प्रदीप होता है वो यही सोचता है कि काश मेरी पत्नी से मेरी दोबारा शादी हो जाए, मैं इसके साथ रहूँ तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर जो पूजा होती है वो भी यही सोचने लगती है कि मेरा पति अब सुधरा है, अगर वो पहले सुधर जाता तो मेरा तलाक नहीं हो पाता, मैं अपने पति के साथ ही हंसी खुशी रहती, मैं आज दूसरी शादी करने के लिए क्यों जाती। दोस्तों, ऐसे ही करके सुबह हो जाती है और सुबह ये आपस में बैठकर चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं। उसके बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ये दोनों उतर जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो प्रदीप होता है वो पूजा को मफलर देने लगता है और कहता है कि ये लो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर पूजा कहती है कि ये तो मैं अपने पति जो होने वाला है उसके लिए लेकर जा रही थी, लेकिन तुम इसे रख लो, मैं उसके लिए दूसरा बना दूंगी। दोस्तों, यहाँ पर प्रदीप उस मफलर को रख लेता है और यहाँ पर पूजा से कहने लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ, तुम्हें कहाँ पर जाना है। लेकिन यहाँ पर पूजा कहती है कि मेरी सहेली है, बस वो आने वाली होगी, मैं उसके साथ चली जाऊँगी, आप अपने काम को देखिए, आप यहाँ से चले जाइए। दोस्तों, उसके बाद जो प्रदीप होता है वो अपने कामकाज के लिए चला जाता है और जो सहेली होती है सरिता वो वहाँ पर पहुँच जाती है। अपनी सहेली पूजा को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और पूजा से कहने लगती है कि रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई। तो यहाँ पर पूजा कहती है कि रास्ते में परेशानी तो नहीं हुई, लेकिन रास्ते में मुझे मेरा तलाकशुदा पति मिल गया और वो मेरे साथ इस तरह से बातचीत करता हुआ आया। वो बहुत ज़्यादा परेशान है, वो कुछ कहना चाहता था लेकिन वो कुछ कह नहीं पाया। दोस्तों, यहाँ पर जो सरिता होती है कहने लगती है कि उसे मरने दो, उसने तुम्हारा कौन सा साथ दिया, वो तो बहुत बड़ा शराबी था और वो शराब पी पी कर ही तुम्हारे जीवन को ख़राब कर रहा था। तो यहाँ पर पूजा कहती है कि उसने शराब छोड़ दी है और पिछले 4 साल से वो इसी तरह से यहीं पर दिल्ली में रह रहा है। तो यहाँ पर सरिता कहती है कि तुम उसके बारे में सोचना बंद करो, मैं कल तुम्हें एक ऐसे लड़के से मिलाऊंगी जो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है और जिसका कामकाज भी बहुत अच्छा, जो पैसे कमाने पर ध्यान दिया करता है।
दोस्तों अगला दिन आता है। अगले दिन जो सरिता होती है अपनी सहेली यहाँ पर पूजा जो होती है उसको लेकर अपनी कंपनी में पहुँच जाती है। वो कंपनी किसी और की नहीं होती, इसी प्रदीप की होती है। इसी कंपनी में लगभग 40 से 45 लोग काम किया करते हैं। ये जीन्स बनाने की फैक्ट्री होती है, जो जीन्स लोग बाग पहना करते हैं, जिसमें छोटे जीन्स, बच्चों के, बड़े जीन्स, इसी तरह के वो जीन्स बनाया करते हैं। दोस्तों उसी फैक्ट्री में ये सरिता भी काम किया करती है और ये जो रिश्ता लेकर आई है वो रिश्ता किसी और के लिए नहीं, वो प्रदीप के लिए ही लेकर आई है। लेकिन यहाँ पर सरिता को नहीं पता होता कि ये इसका पहला तलाकशुदा पति है। दोस्तों उसके बाद सरिता प्रदीप से कहने लगती है कि सर मैं आपके लिए जो बात करके आई थी वो लड़की आ चुकी है, क्या आप उससे मिलना चाहोगे? तो यहाँ पर प्रदीप कहने लगता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं ज़रूर मिलना चाहूँगा। उसके बाद एक कमरे के अंदर जो प्रदीप होते हैं वो पहुंच जाते हैं और इधर से जो सरिता होती है पूजा को लेकर वहां पर पहुंच जाती है। जब पूजा प्रदीप को देखती है और प्रदीप पूजा को देखता है, बस दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं और प्रदीप यहां पर अपने मुंह पर उंगली रख लेता है और कहने लगता है कि तुम्हें कुछ नहीं कहना है। दोस्तों यहाँ पर पूजा भी शांत हो जाती है। सरिता ने प्रदीप को बताया था कि ये लड़की कुंवारी है और इसकी अभी तक शादी इस वजह से नहीं हुई है क्योंकि इसके माता पिता गरीब हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सरिता ने झूठ बोला था। फिर जब प्रदीप सरिता से बातचीत करता है कि आपने कहीं ऐसा तो नहीं किया कि मेरे को भी आपने कुंवारा बताया हो, क्योंकि आपने इस जो सामने मेरे खड़ी हुई है ये मेरी ही तलाकशुदा पत्नी है, ये कोई और नहीं है। आपने मुझे बताया था कि ये लड़की कुंवारी है, कहीं ऐसा तो नहीं किया कि आपने ये भी कहा हो कि मैं भी कुंवारा हूँ। तो यहाँ पर जो सरिता होती है वो शर्मिंदा हो जाती है और कहने लगती है कि नहीं नहीं सर, मैं इतना भी झूठ नहीं बोली, मैं तो बस इस लड़की के लिए थोड़ा सा झूठ बोली थी कि जिससे इसका जीवन संभर जाए। मुझे नहीं पता था कि आप दोनों एक दूसरे के पहले ही पति पत्नी हैं। दोस्तों यहाँ पर सरिता शर्मिंदा होती है और उसके बाद यहाँ पर ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और सरिता का धन्यवाद करते हैं। कहते हैं कि सरिता तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने जो हम दोनों को मिला दिया, आपका एहसान हम जीवन भर नहीं भूलेंगे, क्योंकि आप हमारी कंपनी को भी अच्छी तरह से चलाती हो और आज हमारे जीवन को आपने दोबारा से मिला दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो उसके बाद प्रदीप पूजा को लेकर और सरिता साथ में होती है, वो तीनों लोग अपने घर पहुंच जाते हैं। दोस्तों जब माता पिता यहाँ पर पूजा को देखते हैं तो माता पिता बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और कहने लगते हैं कि सरिता तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने ऐसा काम कर दिखाया है जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तुमने वही पत्नी हमारे घर में वापस ला दी। ये हमारे घर की लक्ष्मी थी, लेकिन हमारे बेटे की हरकतों की वजह से इसने घर छोड़ दिया, इसने तलाक ले लिया, लेकिन दोबारा हमारे घर की लक्ष्मी हमारे घर में आ चुकी है। इससे बड़ी खुशी हमारे लिए क्या हो सकती है। दोस्तों उसके बाद वो सभी लोग बड़े प्यार पूर्वक रहने लगे, वो कंपनी भी अच्छे से चलने लगी और उनका जीवन एक बेहतर तरीके से बीतने लगा। तो दोस्तों ये थी आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा से भी प्रभावित करती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाइए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और अपना और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें। रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद,